बच्चों ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली था कि अगर कोई गैस किसी जगह से बाहर निकल रही है, डिफ्यूज हो रही है, इज इट क्लियर? जैसे सेंट की बॉटल है, ठीक है, स्प्रे वाली जो है, उसको हमने एकदम ओपन कर दिया, तो कितनी देर में वहां तक वो पहुंचे, दैट इज उसकी स्पीड निकालनी है, रेट निकालना। तो उसके लिए एक लॉ दिया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। जितनी गैस हैवियर होगी, जिसके पार्टिकल भारी होंगे, उसकी स्पीड उतनी कम होगी, और जितनी गैस लाइटर होगी, मास मोलर मास कम है, जितनी लाइटर है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा है। आपको मालूम है ना रेट क्या होता है? बेसिकली वेलोसिटी या स्पीड है। तो स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ डिस्टेंस की जगह होता है वॉल्यूम कवर्ड, कितना वॉल्यूम कवर कर लिया है, अपॉन टाइम टेकन। अगर हम दो गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं, कौन कितनी ज्यादा दूर तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम कांस्टेंट रखेंगे उस समय कि इक्वल टाइम में कौन ज्यादा दूर तक जा रहा है। तब इसी फॉर्मूले को पहले आप ऐसे लिखिए R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1 या अंडर रूट M2 अपॉन M1। यहाँ तक क्लियर है? ये आपको कब लगाना है फॉर्मूला? जब आपको गैस की डेंसिटी नहीं पता, मोलर मास पता। जैसे उन्होंने कह दिया कि हाइड्रोजन है और एक और कोई गैस X है, और हाइड्रोजन उस गैस से 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड से जो है डिफ्यूज हो रही, 4 टाइम्स ज्यादा। तो वो गैस कौन सी? अगर हाइड्रोजन 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड से डिफ्यूज हो रही है, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का वेट तो 2 है, तो दूसरी गैस का मॉलिक्यूलर वेट 32 आ रहा है। इसका मतलब वो गैस ऑक्सीजन। पॉइंट समझ में आ गया? तो अब भी हमने मोलर मास के हिसाब से क्वेश्चन किया। बाई चांस उन्होंने कहा एक गैस ऐसे बताइए कि जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है या वॉल्यूम कवर कर रही है, तो ऑलमोस्ट बात वही है। क्यों? आपकी फॉर्मूला क्या लगेगा? इसकी जगह V1 अपॉन T1 और इसकी जगह V2 अपॉन T2। बट उन्होंने जब कहा 4 टाइम ज्यादा वॉल्यूम कवर कर रही है, तो ऑब्वियसली टाइम सेम। क्लियर? और अगर टाइम सेम है, तब इस फॉर्मूले में आप लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। लेकिन कई बार उन्होंने ये कह दिया इक्वल वॉल्यूम कवर करना है, जैसे 20 ml हाइड्रोजन डिफ्यूज करनी है और 20 ml ही ऑक्सीजन डिफ्यूज करनी है। इसका मतलब अपनी वॉल्यूम सेम कर दिया है, और जब वॉल्यूम सेम कर दिया है तो टाइम के लिए क्या आ जाएगा? T2 अपॉन T1। तब इसी फॉर्मूले को ऐसे लगा। तो बेसिकली ये बेस है, फिर इसके बाद ये हमेशा लग सकता है, बट ये सारे कंडीशनल फॉर्मूले। कंडीशनल मतलब ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब टाइम सेम हो, ये फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब वॉल्यूम सेम। तरीका क्लियर है? ये था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसमें जल्दी से एक लाइन, ज्यादा तो डिटेल में जाना ही नहीं है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बस एक ही 2 लाइन में लिखना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस, rate of diffusion of any gas is inversely proportional to rate of diffusion of any gas is inversely proportional to square root of its density. Rate of diffusion of any gas is inversely proportional to square root of its density. Rate of diffusion of any gas is inversely proportional to स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। और जब आपको डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं पता है तो मोलर मास तो पता ही पता है, और स्क्वायर रूट ऑफ इट्स या डेंसिटी और मोलर मास ठीक है? क्लियर? अब बाकी सारे कन्वर्जन आप अपने आप कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ इतना लिखेंगे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D, ठीक है? और फिर R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। बाकी सारे कंडीशनल फॉर्मूलेज होते हैं। यहां तक कि प्रेशर भी इन्वॉल्व हो सकता है। कैसे? बच्चों आपको मालूम है ना कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? गैसेस के लिए PV इक्वल टू nRT से
क्या था, कल ही तो पढ़ा है, Tm/RT था। ये गैसेस का फॉर्मूला था Tm/RT। ऑब्वियसली T1 M1 T1 हो सकता है, R तो कांस्टेंट है, और ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ मुझे 2 लिखना चाहिए। क्यों 2 लिखना चाहिए समझ में आया, क्योंकि इनवर्सली है तो R1 की डेंसिटी इधर आएगी और R2 की डेंसिटी इधर आएगी, तो 2 वाले की डेंसिटी और डेंसिटी की जगह ये। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, T1 M1 अपॉन R T1। R कांस्टेंट है वो हट जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर सेम दे रखा है तो वो भी हट जाएगा, प्रेशर सेम दे रखा है तो वो भी हट जाएगा, और अगर अलग अलग दे रखा है तो इज इट क्लियर। तो ये इसके डिराइव्ड फॉर्म्स, वो तो डिराइव कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड इसे भी डिराइव किया जा सकता है, राइट हैंड साइड टेम्परेचर पे भी डिपेंड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड क्वेश्चन। बोलो क्लियर, ठीक, दैट्स इनफ फॉर ग्राम्स लॉ के लिए, इससे ज्यादा इसमें नहीं करना। नेक्स्ट बेटा, अब अगली हेडिंग है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगली हेडिंग का नाम लिख लीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहली हेडिंग में आई होप तो सारी बातें हो गई बेटा। सबसे पहले वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में था इस चैप्टर में, वो भी हमने कर लिया पूरा डिस्कस। वंडरवॉल फोर्स के बाद लॉस थे, गैस लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ये लास्ट में दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सारे लॉ सारे ही हो गए ना। इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन बन गई, P इक्वल टू nRT, उस पे क्वेश्चन, ठीक है, आप और प्रैक्टिस बुक से कर लीजिए, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब आज की हमारी हेडिंग है KTG। KTG इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन, बस थोड़ा सा अंतर, फिजिक्स वालों की अप्रोच अलग होती है, केमिस्ट्री तो वही अलग। मतलब फिजिक्स में जब आप KTG पढ़ेंगे, फिजिक्स का टीचर आपको इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कहेगा प्रूफ करो बॉयल्स लॉ, प्रूफ करो चार्ल्स लॉ, तो वो मैथमेटिकल डेरिवेशन दिखाएंगे काइनेटिक थ्योरी का बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में, ठीक है। मतलब बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में हम नहीं करा है। हम तो एक सिंपल पढ़ रहे हैं व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेसिकली हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में इसका न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ा जाता है एक ही हेडिंग के थ्रू, ठीक। तो बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पोस्टुलेट्स, आइडियल गैस को लेके इन्होंने 7 पोस्टुलेट्स या 7 या 8 पोस्टुलेट बना रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 पोस्टुलेट पे फोकस करना है, 2 ही समझ, दोनों हमने कल डिस्कस कर लिए थे, फिर डिस्कस कर रहे हैं। बताओ भैया पहला पोस्टुलेट क्या था, KTG का पहला पोस्टुलेट जो हमें डिस्कस करना, नहीं याद आया? कल हमने डिस्कस किया था ना आइडियल गैस और रियल गैस में क्या अंतर है, बताओ बेटा पहला पोस्टुलेट क्या है, नहीं याद आया? देखिए इसके बेसिक पोस्टुलेट तो वही है कि गैसेस छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिनको हम एटम या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और एक गैस के सारे एटम या मॉलिक्यूल एक जैसे हो, ठीक है। ये तो पहला पोस्टुलेट था, ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं। इनका जो दूसरा पोस्टुलेट था वो ये कि गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं। इज इट क्लियर? तो जो मेन पोस्टुलेट इसका जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये माना गया है कि जिसे हम आइडियल गैस कहते हैं, आइडियल गैस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते या वहां कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं। क्लियर? एक पोस्टुलेट तो ये बना कि गैस किससे मिलके बने हैं, एटम से या मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। एक गैस के जितने भी एटम है वो एक जैसे हैं या मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, चाहे वो मास हो, चाहे शेप हो, चाहे वॉल्यूम हो, एक जैसे। तो ये पहला पोस्टुलेट था, वो सही है। एक दूसरा पोस्टुलेट ये है कि गैस के पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ना तो वो अट्रैक्ट करते हैं ना ही ये आगे चल के फेल। जब रियल गैसेस आई तो पता चला नहीं भाई अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो ये बॉयल्स लॉ हमेशा फॉलो करते और चार्ल्स लॉ सॉरी फॉलो करते। और चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि 273 -273 या फिर 0 केल्विन पे जाके लिक्विफाई होना चाहिए ना, गैस का वॉल्यूम खत्म कब होना चाहिए, इस टेम्परेचर पे जाके, जबकि असलियत में लगभग सारी गैसेस इससे बहुत पहले ही दम तोड़ देती, मतलब उनका वॉल्यूम 0 हो जाता है।
यानी -240 -230 तक सारी गैसेस लिक्विफाई हो चुकी होती। अगर वो आइडियल होती तो यहाँ जाके लिक्विफाई होती। वो पहले क्यों लिक्विफाई हो गई? क्योंकि उनमें अट्रैक्शन था और अट्रैक्शन होने की वजह से वो लिक्विफाई जल। क्लियर? तो एक तो ये वाला पोस्टुलेट फेल हुआ, या इस पोस्टुलेट से रियल गैस और आइडियल गैस में डिस्टिंग्विश हुआ कि हमने आइडियल गैस तो ये मानी थी जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं। ठीक है, इसके प्रूफ अभी देखेंगे और क्या क्या। अगला एक पोस्टुलेट जो चेंज हुआ वो क्या था? एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती। इसके बाद ये दो अलग अलग वर्ड है, जरा इसको पहले क्लियर कर। एक वर्ड है एक्चुअल वॉल्यूम और एक वर्ड है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। भैया दोनों वर्ड का अंतर समझ लो तभी समझ में आएगा अगला पोस्टुलेट, नहीं तो दिक्कत आता। जैसे आपने पहले दिन पढ़ा होगा कि गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, इट एक्वायर कंप्लीट कंटेनर। ये पूरा का पूरा कंटेनर एक्वायर कर देते हैं, या जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। क्लियर? इस चीज को कहते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड। वॉल्यूम ऑक्युपाइड मतलब गैस कितनी जगह घेरती है? बोले जितना बड़ा कंटेनर है पूरा घेर। ठीक, तो फिर ये 22.4 लीटर कहां से आ गया? 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर कहां से आ गया? कोई समझ में आ गया क्वेश्चन का? अगर मैं 1 मोल गैस ले लूं और मैं सपोज 50 लीटर के कंटेनर में ले लूं, तो क्या वो 50 लीटर तक नहीं जाएगी गैस? जाएगी। तो फिर ये 22.4 लीटर क्या था? बोल बेटा। जब तुम्हें टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब तुम्हें प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लगाओगे और 1 मोल गैस को खुला छोड़ दो, तो वो 1 मोल गैस 22.4 लीटर ऑक्युपाई ही करेगी। समझ में आया? जब टेम्परेचर प्रेशर इतना होगा तब 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना होगा। इससे ज्यादा एक्सपेंड करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा या टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन जब रखोगे तब आएगा वो। बोलो क्लियर है? चलो, ये हुई बात वॉल्यूम ऑक्युपाइड। ठीक है, जैसे आप में भी एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं ना, ठीक है, कि हमने कितनी जगह घेर रखी है, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड हुआ, हमने यहां से वहां तक जगह घेर रखी। ठीक, एक है एक्चुअल वॉल्यूम। आया समझ में? व्हाट इज एक्चुअल वॉल्यूम? नहीं आया समझ में? जैसे ना एक सिंपल भाषा में या माउंटेन लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता है ना, इंसान को जगह कितनी चाहिए? 2 गज जमीन दफनाने के लिए कितनी चाहिए? अगर कोई निपट गया है और उस जमीन में गाड़ रहे हैं तो कितनी जगह चाहिए? 2 गज जमीन चाहिए। वो एक्चुअल वॉल्यूम हुआ, मतलब असलियत में उसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज एक्चुअल वॉल्यूम। और दूसरी चीज है उसे जगह कितनी घेरी। जैसे प्रैक्टिकल चीज, तुम्हारा वॉल्यूम मेरा वॉल्यूम कितना है, बट लेकिन हमने अर्थ का कितना पार्ट घेर रखा है। कभी हम यहाँ पाए जाते, कभी वहां, कभी वहां। हम घूमते रहते ना, गैस के पार्टिकल भी लगातार घूमते रहे, लेकिन असलियत में उसका अपना एक एक्चुअल वॉल्यूम। हर एक पार्टिकल वॉल्यूम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? एटम का साइज पता होता है, रेडियस पता होता है, 4/3 पाई आर क्यूब से उसका वॉल्यूम निकल आएगा। यानी एक पार्टिकल का वॉल्यूम आ गया। अब हमने गैस में 1 मोल लिए हैं, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम आ गया। समझ में आ रहा है? लेकिन वो जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम सपोज 1 ml भी आया, लेकिन वो 1 ml तक थोड़ी रुकता है, वो तो पूरे में फैल जाता है। इज इट क्लियर? तो एक्चुअल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑक्युपाइड में अंतर समझ में आया? बोलो क्लियर है? तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, मान लो सपोज दैट ये एक मकान, बड़ा सा मकान, मान लेते हैं, कोई भी नंबर दे देते हैं, ऐसे 10 जनपद दे देते हैं। 10 जनपद का नाम सुना हुआ है? 10 जनपद नहीं सुना ना? ये एक फैमिली का, इंडिया में रॉयल फैमिली है, उसका मकान नंबर है। दिल्ली में जगह पड़ती है जनपद, 10 जनपद में ये लोग रहते हैं। ठीक है, इसमें ना एक्चुअली मतलब नौकरों को हम गिनते नहीं, हटाओ। मतलब ये जो असली लोग रहते हैं वो 2 ही रहते हैं। छोटा सा एक बच्चा रहता है, छोटा बच्चा अभी पवारा है, ठीक है, उसकी माँ साथ में रहती है। ठीक है, 2 ही लोग रहते हैं, 10 जन। नहीं समझ में आया? कोई बात। अब इन्होंने, इन 2 जनों ने कितनी जगह घेर रखी, मतलब ये जो 10 जनपद है बहुत बड़ा है। ठीक है, लेट सपोज एक वैल्यू लेनी है हमें, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इन्होंने 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया घेरा। मान लेते इतना नहीं होगा, लेकिन सपोज मतलब ये इस 2 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ कहीं भी घूम सकते। इज इट क्लियर?
इस लड़के को पहचान लिया? अभी भी नहीं पहचान? चलो कोई बात, ये काफी फेमस फैमिली रही है और ये लड़का लोग इसे प्यार से राहुल भी कहते हैं, ठीक है, राहुल, ठीक है, ये राहुल नाम से कई पिक्चरों में भी आया है इसका नाम राहुल राहुल करके, ठीक है, कई पप्पू कुछ और व्हाटएवर। तो अब ये छोटा बच्चा अभी शादी नहीं हुई बेचारे, ठीक है, व्हाटएवर। तो ये राहुल है, ये मदर है उनकी, ठीक है, हाँ सोनिया नाम से ही ये जानी जाती है, ठीक है, ये माँ बेटे की जोड़ी है, ये इस घर में रहती है। तो ये पूरे 2 किलोमीटर का घर है, 10 जनपद है, पूरे में चक्कर लगा डन। लेकिन अगर इन दोनों को टाई अप करके, मतलब इन दोनों का एरिया वॉल्यूम निकाल के एक किनारे में बांध के खींचा जाए या रखा जाए, तो ये छोटी सी जगह में आती है। तो एक्चुअली ये इतनी सी जगह घेर दी, बट इन्होंने घेर कितनी रखी है, यहाँ से लेके इज इट क्लियर? मतलब ये इनके लिए सबके लिए अप्लाई होता है। नाम इनका इसके लिए ये बहुत फेमस लोग हैं, ये जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर किसी के राहुल को जानते हो तो समझ आता है कि हाँ हर घर में एक आध राहुल होता ही होता है, यानी वर्ड समझ में आ गया, क्लियर है? 10 जनपद, राहुल, बच्चे, ये सब। तो असलियत क्या है कि गैस के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल का एक अपना एक्चुअल साइज होता है। उस साइज को अगर जोड़े तो बहुत कम साइज है, बट वो जो जगह घेरते हैं वो बहुत ज्यादा तक फैल जाते, कहीं भी जाके ये कहीं भी मिल सकते। इज इट क्लियर? तो एक्चुअल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑक्युपाइड में अंतर समझ में आया? क्लियर है? तो गैस में ना ये माना गया है, ये गैस में माना गया है कि गैस का एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड। मतलब गैस जितनी जगह में फैली होती है उसके हिसाब से उसका जो अपना एक्चुअल वॉल्यूम है वो क्या माना गया है? नहीं, गैस के पार्टिकल बहुत छोटे हैं। शायद ही आपने कई कम ही जगह सुना होगा कि भाई ये जो कमरा है इसका वॉल्यूम, सपोज उन्होंने निकाल लिया, लेट सपोज इसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब या 10 लीटर क्यूब है, व्हाटएवर, ठीक है, और बाद में कहीं में फर्नीचर डाल दो, लेकिन यार ध्यान रखना 4 लीटर क्यूब में तो गैसेस ही 6 लीटर क्यूब ही फर्नीचर आएगा, ऐसा तो नहीं कभी कहा ना। तो गैस का अपना जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो क्या मान के चलते हैं? नेग्लिजिबल। बोलो दोनों पोस्टुलेट क्लियर है? और दोनों पोस्टुलेट की गलती समझ में आ गई क्या है? गलती समझ में आ गई? ये गलती क्या है? पहला पोस्टुलेट तो समझ में आ ही गया कि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसे प्रूव किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? जब हमने उसे लिक्विफाई किया तो लिक्विड होगा, बहुत पहले लिक्विड होगा, इसका होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा इन्होंने कहा कि गैस जगह नहीं घेरती, कि गैस के पार्टिकल लगभग ना के बराबर जगह घेरते हैं। भैया चाहे कितनी भी कम जगह घेरते हो, कहीं घेरते तो है। दैट मींस ये हमेशा नेग्लिजिबल होगा, ये कहना। इज इट क्लियर? मतलब सपोज दैट आप किसी सिलेंडर में गैस भर रहे हो, इंडियन मेंटेलिटी, एलपीजी गैस सिलेंडर में भरी जा रही, डन। तो इंडिया आदमी क्या कहेगा? बोले और भर, और भर, और भर। बोले क्यों? बोले गैस का नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, गैस ऑक्युपाई नहीं करते, कितना भी भर सकते तू भरते जा। भाई अगर ज्यादा भरेंगे तो उसकी भी एक अपनी इलास्टिसिटी है, वहां पे भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो दैट मीन गैस भी अंडर वेरी हाई प्रेशर, जब आपने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया है तो वहां पे भी जो वॉल्यूम ऑक्युपाई है गैस का वो नेग्लिजिबल। समझ में आ गया क्या कह रहे? क्लियर है क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा, मतलब स्टेडियम से भी 10 टाइम्स बड़ा ग्राउंड है, लेट्स, बहुत बड़ा, ठीक है, उसमें आप टहल रहे हो अकेले, या आप कार चलाने सीखने गए, व्हाटएवर, ठीक है। तो इस समय अगर पूछा जाए कि यहाँ कार को घूमने के लिए कितनी जगह अवेलेबल है, ऑब्वियसली पूरा ग्राउंड का वॉल्यूम जो है, एरिया जो पूरा अवेलेबल है, कार कहीं पे भी आप सीख सकते। बट लेट सपोज यहाँ किसी छोटे मोटे नेता की रैली हो रही, छोटा सा कुछ छोटा मोटा ऐसे ही इधर उधर का आ गया, मान लो बनारस बनारस घूम के आ रहा है, ठीक है, वहां कहीं काशी विश्वनाथ कहीं डुबकी लगा के आ रहा है, वो छोटा मोटा आ गया, ठीक है, वो कह मैं तो तुम्हारा सेवक और ये और वो सेवक की अगर रैली हो रही तो बेटा ये जितना ग्राउंड है ना ये सारा कारों से भरा है। और अगर ये सारा कारों से भरा और आज तुम यहाँ अपने कार सीखने पहुंच गए, क्योंकि कार तो नेग्लिजिबल स्पेस ऑक्युपाई कर, कार नेग्लिजिबल करती तो ये सारी कार भी नेग्लिजिबल ही ऑक्युपाई कर रही।
तो क्या अब यहाँ गाड़ी चला सकते हो कहीं पे? समझ में आ रहा? मगर अगर तुमने इसकी रैली या इसके आसपास भी गाड़ी लेके जाने की भी कोशिश की तो फिर कहीं और जाके ड्राइविंग सीखो, है ना, कहीं और ही लैंड करोगे, जहां भी करो, फिलहाल यहाँ तो नहीं सीख पाओ। क्लियर? और अगर मैं कह रहा हूँ आधे ग्राउंड में कार खड़ी तो आधा ही ग्राउंड तो मिला आपको, दैट मीन्स सारा ग्राउंड तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन ये कब होगा? जब बहुत सारी कार्स आ चुकी हों, दैट इज एट वेरी हाई प्रेशर, जब यहाँ पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे तब इन पार्टिकल का भी साइज मैटर करेगा। इज इट क्लियर? तो एक्चुअल वॉल्यूम ये इन्होंने माना था कि गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं उसके सामने उसका एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है? नेगेटिव। बट व्हेन प्रेशर इज वेरी वेरी हाई, एट दैट मोमेंट, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, एट दैट मोमेंट द एक्चुअल वॉल्यूम इज ऑल्सो नॉट नेग्लिजिबल, वो भी नेग्लिजिबल नहीं है। एक सेकंड, बोलो बच्चों, ये दोनों पोस्टलेट क्लियर है? ठीक है। और अच्छा, इसका भी उन्होंने फिर प्रूफ दिया। कैसे प्रूफ दिया? उन्होंने कहा ये पीवी ग्राफ, आपने थ्योरी की तो ग्राफ ऐसा आया, याद आ गया ये कौन सा ग्राफ है? बॉयल्स लॉ। ये समझ में आ गया ग्राफ क्या कह रहा है? आपने पी और बी को मैथमेटिकल वैल्यूज पुट अप की कि प्रेशर इतना तो वॉल्यूम इतना, प्रेशर इतना वॉल्यूम इतना, ग्राफ। अब आपने एक्सपेरिमेंट किया, समझ में आ गया क्या कह रहा है? एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाली, तो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू का ग्राफ ऐसा, इसे मैंने डॉटेड मालूम करा ऐसा, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आ, और ये कौन सा ग्राफ आ रहा है? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल सेम लाइन में, वर्ड समझ में आ गया? तो इससे प्रूव हो गया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेविएशन हो रहा, नहीं तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट को सेम चीज फॉलो करनी चाहिए। दैट मींस जब हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो डेविएशन ज्यादा ही होता जा रहा है। हाई प्रेशर में ये वॉल्यूम होना चाहिए, ये वॉल्यूम आ रहा है। इज इट क्लियर? ये ग्राफ यहाँ तो थोड़ा पास पास होगा, ऊपर आके अलग अलग हो जाएगा। यानी जब प्रेशर हाई होगा तो जितना वॉल्यूम दिखना चाहिए उससे ज्यादा दिख रहा होगा, volume occupied will be more than the volume observed। समझ में आ रहा है? Is it clear? क्योंकि उस समय एक्चुअल वॉल्यूम का भी रोल। तो ये दो पोस्टुलेट इनके फेल, बोलो क्लियर है? दो पोस्टुलेट कौन कौन से फेल हो गए? इसके अलावा पोस्टुलेट क्या है वो तुम्हारे वो एकदम कॉमन सेंस के हैं कि गैस के पार्टिकल रेगुलर रैंडम मोशन में होते हैं, सभी को मालूम है रेगुलर रैंडम मोशन में है, और जब ये मोशन कर रहे हैं तो कोलाइड भी करेंगे, कोलिजन भी होंगे। इनके कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, इतना फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन, नहीं पढ़ा? फिलहाल ऐसा कोलिजन जिसमें कहीं भी लॉस ऑफ एनर्जी मोमेंटम नहीं हो रहा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, इधर की एनर्जी इधर, इधर की एनर्जी इधर रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, बट इट विल नॉट लॉस टू एनी अदर, रहेगा मोमेंटम कंजर्व। दैट मींस अपना मोमेंटम ये शेयर जरूर कर लेते हैं लेकिन गायब नहीं होता मोमेंटम। इज इट क्लियर? इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इससे प्रूव कर दिया कि गैस के पार्टिकल सेटल क्यों नहीं होते, यानी यहाँ ग्रेविटी है, ऊपर गैस है, तो ये ग्रेविटी खींच भी रही है, तो जब ये खींच रही है तो गैस के पार्टिकल नीचे क्यों नहीं आ, मतलब उस अगर सारे पार्टिकल नीचे आ जाते तो बौने ही जिंदे रहते हैं, थोड़े भी कोई लंबा होता तो सांस लेने की परेशानी से मर जाता। ठीक है, तो भैया ये गैस ऊपर तक कैसे मौजूद है? ग्रेविटी क्यों नहीं उसे खींच के नीचे बैठा ले? तो उसके लिए बताया कि गैस में रेगुलर रैंडम मोशन होता है, और इस मोशन की वजह से कोलिजन्स भी होते रहते हैं, और इलास्टिक कोलिजन की वजह से यहाँ नीचे सेटलमेंट नहीं। क्लियर है? तो ऐसे दो तीन फैक्टर और, जिसमें एक फैक्टर ये भी है जो फिजिक्स वाले ज्यादा गाएंगे, मतलब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि गैस में जो पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी तीन टाइप, याद आ गया? वेलोसिटी, एक का नाम दिया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज तो समझ में आता है, जैसे आप सब बैठे हो, कोई मतलब आप लोग मूव करते हो, सब मान लेते हैं कि सबके सब गाड़ी चलाना जानते हैं, लेकिन कोई धीरे चलाता है कोई तेज चलाता है, तो हमने एक एवरेज निकाला, तो वो क्या कहलाएगी? एवरेज वेलोसिटी, कि भैया इसकी गाड़ी चलाने की स्पीड इतनी, उसकी इतनी, सबको ऐड करो नंबर ऑफ पार्टिकल से या नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर लो, दैट इज एवरेज, विच इज वेरी सिंपल। एवरेज तो सभी को समझ में आता है कि एवरेजिंग कैसे करते हैं। इज इट क्लियर?
ऑन एन एवरेज ये हो गया। जनरली कहते नहीं, घरों में ही बार बार करते हैं हम लोग एवरेजिंग, ठीक है, करते नहीं करते, क्लियर है। जैसे कोई चीज घर में आई, पिज्जा आया, कुछ आया, तूने आधा खा लिया है, अब मेरा क्या हुआ, या उसने खाना शुरू भी नहीं किया, अच्छा तू इतना खा लेगा तो पीछे क्या बचेगा, हम 3 लोग हैं, तो अकेला आधा खा रहा है, तो हमें तो इतना इतना ऑन एन एवरेज पड़ा, हम पहले लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, दैट इज एवरेजिंग। एवरेजिंग क्लियर। तो एक वेलोसिटी तो हो गई एवरेज, ठीक है, जैसे आप मीन मीन कुछ भी कह सकते हैं, है ना। दूसरी कहलाती है आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस, वेरी गुड, इसकी फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है उल्टा, स्क्वायर मीन रूट है क्या, उल्टा। व्हाट इज स्क्वायर? जैसे हम मानते हैं 3 पार्टिकल हैं, एक की वेलोसिटी r1 है, एक की r2 है, एक की r3, इन की वेलोसिटी का पहले करो स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो, फिर इनकी वेलोसिटी का मीन निकालो, ये हुआ मीन, नंबर ऑफ पार्टिकल 3 थे इसलिए, फिर इनकी वेलोसिटी का रूट निकालो, ये जो आएगा ये कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। स्क्वायर रूट मीन करते हैं हम प्रैक्टिकली, पहले हम स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं, फिर रूट लेते हैं, लेकिन इसे पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर VRMS, क्लियर है। तो एवरेज तो समझ में आ ही रहा है, ये एवरेज की दूसरी फॉर्म है जिसको हम RMS कहते हैं, ठीक। तीसरी क्या है, नहीं वो तो इंस्टेंट तो किसी पर्टिकुलर टाइम की हो। तीसरी क्या है, तीसरी बेटा इट इज टर्म्ड एज एमपी, ठीक है, V या R, एमपी। व्हाट इज एमपी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जैसे अभी आप सपोज 10 बच्चे बैठे हो, 12 बच्चे बैठे हो, जिसमें से 8 बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं मान ले रहे हैं वो 80 की स्पीड पे चलाते हैं, ठीक है, 2 बच्चे या 3 बच्चे चलाते हैं 40 की स्पीड, और 1 या 2 बच्चे चलाते हैं 100 की स्पीड। इज इट क्लियर? तो यहाँ मैक्सिमम बच्चे, मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज्यादा बच्चे 80 की स्पीड में चला रहे हैं। इज इट क्लियर? मतलब अगर हमने 10 गाड़ियां गो की या चेक किया तो 10 में से 8 गाड़ियां 7 गाड़ियां 80 की स्पीड की मिलेंगी, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। तो ये तीसरे टाइप की वेलोसिटी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो मोस्ट। तो हमें 3 वेलोसिटीज पे डील करना है। हम यहाँ तो तीनों को छोटे छोटे फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, मतलब फिजिक्स में इनका डेरिवेशन ही पढ़। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। बताने क्या है और देर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, पहले आप यहीं तक रखते हैं आज। अच्छा बच्चों, हो सकता है कल ना ग्रुप पे इंफॉर्मेशन देख के आइएगा, ठीक है, अभी सर का कुछ प्लान बन रहा है और रोड भी सही हो रही है, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे छुट्टी रखें, संडे को क्लास या टेस्ट के फिर मंडे से रखें, जैसा भी होगा वो आपको कल पता लगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।